हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है नजरिया। अंजू सुबह चाय देने अपनी सास जानकी जी के पास गई तो देखा सासू माँ की त्योरियां चढ़ी हुई थी, जो कि बता रही थी कि पिछली रात की झड़प अभी लंबी खिंचने वाली है। असहाय भाव से सिर हिलाती अंजू कमरे से बाहर आ गई और उसके साथ साथ माँ जी का ऊंचे स्वर में बड़बड़ाना चालू हो गया। मुंह से एक बार नहीं निकला कि क्या हुआ है, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ पर, पता नहीं मैं यहाँ पर क्यों पड़ी हुई हूँ। रसोई में काम करती अंजू के चेहरे पर उत्कंठा के साथ साथ क्रोध बढ़ता जा रहा था। हो गया वीकेंड का सत्यानाश। अब यह प्रोग्राम 3-4 दिन तक तो चलेगा ही। पूरे हफ्ते मरमर के काम करते रहो और सप्ताह अंत में कोई ना कोई नई नौटंकी चालू हो जाती है। अपने लिए कप में चाय डालती अंजू मन ही मन बड़बड़ा रही थी। कमरे से आवाज आनी बंद हो गई थी। शायद माँ जी नहाने चली गई थी। चलो थोड़ी देर शांति रहेगी, सोचती हुई अंजू ने गहरी सांस ली और विजय को चाय देकर खुद भी बालकनी में सुबह की रुपहली धूप में जाकर बैठ गई। जब से बाबूजी गए हैं और माँ जी उनके साथ रहने शहर आ गई हैं, उनके स्वभाव में अजीब सा परिवर्तन दिख रहा है। हर सीधी बात उन्हें उल्टी लगने लग गई है। अंजू कितनी भी कोशिश कर ले, पर माँ जी कोई ना कोई बहाना बनाकर खुद भी परेशान होती हैं और उन सबको भी परेशान करती हैं। अंजू और विजय दोनों ही कामकाजी थे। दोनों किशोरावस्था में बच्चे थे। रोहित और रुचि दादा दादी शुरू से ही साथ में नहीं रहे, इसीलिए साथ रहने का अभ्यास नहीं था। कभी कभार मिलना होता है तब सब कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि वैचारिक भिन्नता होने पर भी हर कोई सामने वाले को ये सोचकर बर्दाश्त करता है कि कुछ दिन की ही तो बात है। पर संयम और समझदारी की असली परीक्षा तब होती है जब परिवार काफी समय तक अलग अलग रहने के बाद एक साथ रहने लगता है। यही हाल अब यहाँ था। पहले जिन बातों से माँ जी को कोई मतलब नहीं होता था, अब वो सब बातें एकाएक उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई थी। चाहे वो अंजू का रहन सहन हो या विजय का अंजू के साथ रसोई में हाथ बटाना, सब कुछ माँ जी को नागवार गुजरने लगा था। बच्चे बड़े हो रहे थे और दादी से ज्यादा उन्हें दोस्तों का साथ भाता था। जिस उम्र में वो थे उसमें बहुत ज्यादा रोक टोक वो पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उनकी आए दिन दादी से ठनी रहती थी। इन सब के बीच अगर कोई फंसता था तो वो थी अंजू। घूम फिर कर सारी बात उस पर आकर खत्म हो जाती थी कि उसने बच्चों को ना तो सही संस्कार दिए हैं और ना ही किसी बात पर रोकती टोकती है। इन बेवजह की बातों में फंसी अंजू का धैर्य धीरे धीरे जवाब देने लगा था। सबसे बड़ी समस्या थी नाते रिश्तेदारों का यूं जताना जैसे वो लोग माँ जी के अकेले और असहाय होने का फायदा उठा रहे हैं। अब चूंकि वो उनके साथ स्थायी रूप से रहने लगी हैं, तो इसीलिए उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा है। अचानक से अपनी आत्मनिर्भरता और पति को खो चुकी माँ जी असुरक्षा की भावना के चलते बाहर वालों की बातों में आ जाती और कोई न कोई ऐसी टिप्पणी कर देती जो घर का माहौल खराब कर देती। अंजू और विजय दोनों ही संयम से काम ले रहे थे कि माँ को एडजस्ट होने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा, पर कभी कभी उनका धीरज भी टूट जाता था और उनके मुंह से भी कुछ ना कुछ गलत निकल ही जाता था और फिर बनता था बात का बतंगड़। एक एक बात विजय की बहन और बाकी सब रिश्तेदारों तक पहुंचती थी। इन सब बातों का बच्चों पर असर हो रहा था कि उन्हें लगने लगा था कि दादी के आने से सब खराब हो रहा है। चाहे अंजू उन्हें कितना भी समझाती, किसी न किसी बात पर वो दादी को उल्टा जवाब दे ही देते और भी बात ज्यादा बिगड़ जाती। छोटी छोटी सी बातें ही उनके सब के सुखी संसार में आग लगा रही थी। कल शाम भी दादी को टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देखना था और रुचि ने उन्हें आवाज कम करने के लिए कह दिया और बस इतना ही काफी था माँ जी को यह बताने के लिए कि उनकी इस घर में कोई इज्जत नहीं है। इन्हीं ख्यालों में डूबती उतरती अंजू नाश्ते के लिए माँ जी को बुलाने उनके कमरे में गई तो कमरे में कोई नहीं था। लो फिर चली गई वो नाराज होकर। अंजू विजय के पास जाकर भुनभुनाई, फिर सारा दिन उनको मनाने में लगेगा। घर में बहस होने पर माँ जी सारे दिन के लिए या तो किसी मंदिर में जाकर बैठ जाती थी या फिर किसी पार्क। जब तक उनके पैर पकड़कर माफी नहीं मांगी जाती थी वो घर नहीं आती थी। रोज रोज के इस तमाशे से विजय भी परेशान हो चुका था।
रहने दो, आज अपने आप शाम को वापस आ जाएंगी। बच्चों ने सुना तो उनकी भी यही प्रतिक्रिया थी। ठीक है, शाम तक तो शांति रहेगी। चुप रहो, फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, अंजू ने बच्चों को डपटा। कहने सुनने में यह अच्छा नहीं लगता और ना ही बच्चों के सामने उसने यह जाहिर किया था, लेकिन कहीं ना कहीं अंजू के मन में भी यही था कि शाम तक शांति रहेगी। अपने कमरे में बैठी माजी उन सब की बातों को सुनकर हैरान थी। वह जोर से चिल्लाकर कहना चाह रही थी कि मैं यही हूँ, पर इससे पहले कि वो किसी तरह से अपने होने का एहसास करवाती, बेटे बहू और पोता पोती की प्रतिक्रिया देखकर वो सन्न रह गई। सच कहती हैं मालती जीजी, मेरी कोई जरूरत नहीं है इन लोगों को। अपनी ननद की बातों को याद करती माजी की आंखों में आंसू आ गए। स्वर्गवासी पति की तस्वीर को देखकर बोली, सुन रहे हो, तुमने साथ बीच में ही छोड़ दिया, अब परिवार भी अपना नहीं रहा, हर किसी के लिए अनावश्यक बोझ सी हो गई हूँ। और तो और आज ये नया नाटक शुरू किया है जैसे किसी को नजर नहीं आ रही हूँ। इतनी बेइज्जती से तो बेहतर है कि मैं गांव वापस चली जाऊं, वहां के पड़ोसी भी इनसे बेहतर हैं। कसमसाती हुई माजी की नजरें सामने शीशे पर पड़ी तो वे बोलती बोलती रुक गईं। वो तो सच में नजर नहीं आ रही थी। उन्होंने घबराकर शीशे को अच्छी तरह से साफ किया, पर केवल कपड़ा शीशे पर फिसल कर रह गया। अब तो माजी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो भाग के बेटे के पास जाने के लिए मुड़ी, पर फिर ठिठक कर रुक गई। ये सब समझ रहे हैं कि मैं मंदिर गई हूँ, देखूँ तो सही इनके मन में क्या जहर है मेरे लिए। अगर इन्हें मेरी परवाह ही नहीं तो क्या फर्क पड़ता है कि मैं दिख रही हूँ या नहीं। डाइनिंग टेबल पर सब नाश्ते के लिए बैठे तो माजी भी खाली कुर्सी पर बैठ गई। ये देखकर वो और भी ज्यादा हैरान हो गई कि किसी को भी नाश्ता करने का मन नहीं हुआ और वे सब यूं ही उठ गए। विजय अपने लैपटॉप पर काम करने की व्यस्तता का दिखावा करने लगा, पर उसकी नजरें दरवाजे पर ही लगी हुई थी। साफ पता चल रहा था कि वो माजी का इंतजार कर रहा है। माजी ने अंजू की तरफ देखा तो वो सबकी नजरें बचाकर छत पर जा रही थी। उनकी छत से पास वाले मंदिर नजर आता था। शायद वो देखने गई थी कि माजी कहीं नजर आ जाएंगी। पोता पोती भी माजी के कमरे का कई बार चक्कर लगाकर वापस आ चुके थे। जब जो बच्चे हर समय उन्हें टीवी पर प्रोग्राम देखने के लिए उलझते रहते थे, उन्होंने माजी की अनुपस्थिति में कई बार टीवी चलाकर बंद कर दिया था और बेचैनी से अपना अपना स्कूल का होमवर्क कर रहे थे। अपने बच्चों की बेचैनी देखकर माजी का मन भी पिघलने लगा और वे उन्हें आवाज लगाने ही जा रही थी कि अंजू का मोबाइल बजा। बहन का फोन आने पर अंजू हमेशा कहीं अलग जाकर बात करती थी, पर आज माजी उसके पास खड़ी होकर सुनने लगी। अब करेगी अपनी बहन से मेरी बुराइयां, सोचती हुई माजी का ध्यान अंजू की आवाज से टूटा। हाँ दीदी, माजी भी ठीक हैं, कमरे में आराम कर रही हैं। अंजू ने तो बहन से बात करके फोन रख दिया, पर माजी ये देखकर शर्मिंदा सी हो गई कि अंजू ने तो बहन को ये भी नहीं बताया कि वो घर पर नहीं है। उनकी बुराइयां तो बहुत दूर की बात है। माजी की आंखों से अपने ही बच्चों के प्रति पड़ा हुआ बैर का पर्दा उठने लगा था। आंखों से भरे आंसुओं को धोने के लिए वो बाथरूम में गई और अच्छी तरह से मुंह धोकर बाहर निकली। तब तक उन्हें गायब हुए 2-3 घंटे हो चुके थे और आखिरकार अंजू का धैर्य जवाब दे गया और वो बोल पड़ी, बहुत हो गया, चलो एक बार बाहर तो जाओ। माजी मंदिर में है भी या नहीं? मेरा मन घबरा रहा है, गुस्से में कुछ गलत ना कर बैठे। वैसे भी आजकल वो हमसे नाराज ही रहती हैं। अंजू की बात जैसे सबके दिल की बात थी। सभी फौरन बाहर की तरफ लपके। अपने बच्चों को अपने लिए इतना परेशान देखकर माजी का मन भर आया और वो बच्चों को आवाज लगाने ही जा रही थी कि उन्हें शीशे में अपना अक्स नजर आ गया। वो वापस आ चुकी थी अपने परिवार के बीच, अपने के बीच। इससे पहले कि वो आवाज लगाती उनकी नींद अंजू की आवाज लगाने से खुल गई। देखा तो अंजू उनका मनपसंद नाश्ता लेकर सामने खड़ी थी। उठिए माजी, गुस्सा थूकिए और नाश्ता कर लीजिए। माजी उठी तो रुचि और रोहित कान पकड़कर खड़े थे। माजी ने बिना कुछ कहे बच्चों को खींचकर छाती से लगा लिया। कई महीने बाद दादी के प्यार की उष्मा को महसूस करके बच्चे भी दादी से लिपट गए थे। बच्चों के सिर पर हाथ फेरती माजी भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी, जिसने उन्हें सोते से जगा दिया।
क्या पता ये ईश्वर का इशारा था कि परिस्थितियों को देखने का नजरिया बदलने का वक्त आ चुका है। नहीं तो वो बाहर वालों के बहकावे में आकर अपने ही बच्चों से दूर होती जा रही थी। सपने में ही सही, गायब होना अच्छा लगा। सोचती माजी के चेहरे पर मुस्कान थी। ये कहानी काल्पनिक है, पर हकीकत के धरातल पर लिखने का प्रयास किया गया है। जब कोई बुजुर्ग जीवन संध्या में अकेला रह जाता है और उसे अपने उस परिवार के साथ आकर रहना पड़ता है जो अब तक उससे अलग रहा होता है, तो दोनों पक्षों के लिए परिस्थितियां बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होती हैं और इस चुनौती का सामना मिलकर ही किया जा सकता है, अकेले बाहर वालों के बहकावे में आकर नहीं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।